हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई पे जोर शोर से लगे हुए होंगे। और देखिए, जब तक आपके सामने कोई डेडलाइन या कोई डेट नहीं आ जाता है तब तक हमारा तो सुझाव यही रहता है कि आप अपने टच को बनाए रखिए और जो मोमेंटम आपने गेन किया था इस साल भर के दौरान में उसी मोमेंटम पे कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िए। ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमको समय मिला है। देखिए, हम आते हैं कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी द राइबोसोम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली। क्लियर ना? राइबोसोम के बारे में जब भी आता है तो राइबोसोम को पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम ये कौन से टाइप का सेल ऑर्गेनली है। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है। क्लियर? दूसरी चीज, राइबोसोम के बारे में जहां तक बातें आती, राइबोसोम जो है अगर देखा जाए तो राइबोसोम का डिस्क्रिप्शन कैसे आता है। ये एक आ गया आपके पास सेल और ये आ गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म। पहली चीज याद रखनी पड़ती है, राइबोसोम जो रहता है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। इट इज अ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? इट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये भी ध्यान रखेंगे। इट इज नॉट अ नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप या स्टेनिंग स्ट्रक्चर, इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर which was first observed by George Palade in 1953। 1953 का वर्ष वैसे भी बहुत बड़ा अहम था। आप 1953 के साल में अगर देखें तो जेनेटिक्स के बहुत सारे इसमें बहुत बड़ी एक इमारत रखी गई, क्योंकि जो वॉटसन एंड क्रिक का डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिकल मॉडल था डीएनए का, वो भी 1953 में दिया गया था। इवोल्यूशन में जब आप पढ़ते हैं तो भी आपको ध्यान में आता है कि जो स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरी का एक्सपेरिमेंट था ये भी बेसिकली 1953 में ही कंडक्ट किया गया था। तो 1953 का हमारा जो इतिहास और वो जो वर्ष है वहां से एक नया आयाम जुड़ना चालू हुआ। बहरहाल हम वापस आते हैं, हमको ध्यान क्या क्या रखना है। राइबोसोम जो है, पहली पॉइंट याद रखनी, नॉन मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनस सेल और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली है। दूसरी चीज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होती है। पहली बार ऑब्जर्व की गई थी जॉर्ज पैलेड द्वारा 1953 में, एंड दे ऑब्जर्व दीज राइबोसोम्स एज dense particles. They were also observed as dense particles. Hence, sometimes in question, this is not directly asked, this is asked as Palade particles. तो सीधा आता है पैलेट पार्टिकल्स refers to, पैलेट पार्टिकल refers to the ribosomes which are dense granular structure and they are named as so because they were first observed by the George Palade in 1953। बात आती है राइबोसोम की बातें आती है तो राइबोसोम, पहली चीज ये भी ध्यान रखने की होती है राइबोसोम बनता कहां पर हो और राइबोसोम है क्या। तो अगर लिया जाए तो राइबोसोम याद रखिए, राइबोसोम क्या है। राइबोसोम जो है ये न्यूक्लियो, इसको हम पूरा अच्छे तरीके से अगर बोले तो बोलेंगे नेकेड न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। दे आर नेकेड न्यूक्लियो प्रोटीन। नेकेड इसलिए बोला क्योंकि मेम्ब्रेन लेस होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन बोल रहा हूं, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? तो इसमें होता है आरआरएनए और दूसरा इसमें आपको प्रोटीन अपने आप मिल गया। तो बेसिकली देखिए राइबोसोम है क्या, तो राइबोसोम है आरआरएनए कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन्स। क्लियर? अब ये ध्यान दीजिए, जब आप आरएनए की बात पढ़ते हैं तो आप आरएनए को, जो यूज टू जेनेटिक आरएनए होते हैं उनको अगर हम लोग 3 ग्रुप में जब निकाल के लेके आते हैं तो हमको एक चीज समझ में आती है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक आ गया आरआरएनए, दूसरा आ गया एडाप्टर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, और तीसरा जो आता है दैट इज मैसेंजर आरएनए। ये ध्यान देंगे, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो बेसिकली होता है आरआरएनए।
80% सेल का जो कंपोनेंट है वो बेसिकली कौन बनाता, आरआरएनए बनाता। तो ये आरआरएनए मोस्ट अबंडेंट आरएनए है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए है, और आरआरएनए एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होकर के क्या बनता है, प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स होकर के राइबोसोम बनता है। तो ये सवाल आपको मिलता है, और ये 2018 का सवाल था, जहां पर आपको ऑप्शन साफ साफ छाट में आया था कि अगर एक सेल कंपोनेंट की एनालिसिस की जाए तो सबसे अबंडेंट क्या पाया जाएगा। सबसे अबंडेंट जो मिलता है वो आरआरएनए मिलता है। 80% जो रहता है वो बेसिकली आरआरएनए होता है। सबसे अबंडेंट है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, नेकेड है क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर? तो इतना बेसिक ये ध्यान रहे। अगली चीज ये ध्यान रहे, जब पढ़ते हैं तब ये चीज ध्यान रहे, साइट क्या होगी इसकी, सिंथेसिस की, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस आरआरएनए। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है न्यूक्लियोलस। आपके एनसीईआरटी में न्यूक्लियोलस जब दिया होगा तो न्यूक्लियोलस के नीचे एक लाइन लिखी होगी कि न्यूक्लियोलस जो है वो ऐसे सेल्स में उनका नंबर ज्यादा होता है, दे आर मोस्ट अबंडेंट और दे आर फाउंड इन मोर नंबर और दे आर वेरी प्रोमिनेंट इन दोज सेल्स व्हिच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस जो है दैट इज एक्चुअली द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आरआरएनए। न्यूक्लियोलस वो जगह होती है जहां पर बन के आता है क्या, आरआरएनए। बन के आने के बाद ये आता है साइटोप्लाज्म में। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन न्यूक्लियस होती है, लेकिन जो असेंबली की बात करते हैं वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में होते हैं। हम उस बात पर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बात याद रखिए, न्यूक्लियोलस जो रहती है दैट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द आरआरएनए। मतलब जिन सेल्स में राइबोसोम का अगर फंक्शन निकाला जाए तो राइबोसोम को जब हम बात बोलते हैं तो राइबोसोम जो होते हैं दे आर दी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। देखिए एटीपी फैक्ट्री ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल आर राइबोसोम। क्लियर? तो ये बेसिक ध्यान रहे, मतलब जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत एक्टिवली चल रही है, उन सेल्स में अगर ध्यान दिया जाए तो न्यूक्लियोलस की संख्या भी ज्यादा होगी और साथ साथ पे राइबोसोम भी आपको एक अच्छा खासा नंबर पे मिलेगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखें। अब ये ध्यान दें कि अगर एक यूकैरियोट के हिसाब से देखें तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है, ध्यान देते ये जाएंगे। जैसे मान लेते ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहां कहीं बन रहा है। तो ये जो आरआरएनए होते हैं, ये जितने आरआरएनए होते हैं, आरआरएनए जो रहते हैं, ये दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन न्यूक्लियस। देन क्या होता है, सिंथेसिस के बाद आरआरएनए, ये जो आरआरएनए होते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म एंड देन दे कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन, और प्रोटीन होकर के फिर होती है असेंबली तैयार, और फुल असेंबली तैयार होकर के राइबोसोम का जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो सामने आता है। तो कुल मिलाकर के साफ ये बात है कि भैया दो दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस, दे आर असेंबल्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो खेल ये याद रखना है, मेन साइट ऑफ सिंथेसिस actually these are the RNA molecules which are complex with the protein. The site of synthesis is your nucleolus. The ribosomes are referred as the protein factory of the cell, और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। राइबोसोम का एक ही काम होता है, that is to act as the protein factory of the cell. हम एक सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम में एक आरएनए का कोई रोल देख सकते हैं, बट दे मेनली एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसके अलावा एक फंक्शन जो यहां से डिवाइड करता है वो हम अलग से देखेंगे। आरआरएनए दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस, सिंथेसाइज होकर के बेसिकली ट्रांसपोर्ट होते हैं कहां पर, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आकर के ये कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन के साथ, एंड देन दे असेंबल होते हैं, और एक जो हमको मैच्योर फॉर्म मिलता है 70S का या 80S का, वो आरएनए हमारे सामने आता है। तो मतलब बनता अंदर है, लेकिन असेंबली जो होती है राइबोसोम बन के जो तैयार होता है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर ना? रही बात अगली चीज जानने की कि एक्चुअली राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं, ये जो सवाल आने की संभावना है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो जहां तक राइबोसोम के टाइप्स की बात आई तो हम लोग टाइप को दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो टाइप के राइबोसोम आपको मिलेंगे,
और एक टाइप जो आएगा दैट विल बी 70s, और एक टाइप जो आएगा वो बेसिकली आएगा 80s। क्लियर? अब ये ध्यान दीजिए 70s जब आता है, 70s जब आता है तो 70s में आप बिल्कुल बोलिए 70s कहाँ मिलेगा, आप ये ध्यान दीजिए। पहली बात तो सारे प्रोकैरियोट में, तो मैं इसको बिल्कुल बोलूंगा दिस इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो भी होता है वो होता है 70s। और दूसरा यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स में कहां पर, तो ऑर्गेनली एसोसिएटेड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहां जो आपको राइबोसोम मिलेगा वो भी क्या रहेगा 70s, मतलब 70s इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। अब ये बात याद रहे कि ये यूकैरियोट पे सिर्फ दो जगह पे है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में और दूसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। प्रोकैरियोट्स में जो प्रेजेंट है बेसिकली याद रहेंगे, प्रोकैरियोट्स में कहां पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब जब आप बोलते हैं 80s तो ये ध्यान दीजिए कि ये 80s जो है एक्चुअली दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज द यूकैरियोटिक राइबोसोम। कैसे, अब ये समझे, यूकैरियोट पे साइटोप्लाज्म में जो भी पाया जाए और यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो भी एसोसिएट हो, या इवन जो यूकैरियोट्स में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो भी राइबोसोम एसोसिएट होते हैं दे आर ऑफ 80s टाइप। तो ये टाइप में बड़ा क्लैरिटी होना चाहिए आपको कौन कहां मिलता है। 70s अगेन आई रिपीट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, और 70s जो रहता है वो बेसिकली यूकैरियोट में ऑर्गेनली एसोसिएटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो 80s होता है बेसिकली वो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, क्योंकि 80s कभी प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, 80s सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में मिलता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम है जो कि यूकैरियोट्स पे साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो सरफेस अटैच्ड होता है, जिसके कारण से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है वो राइबोसोम, और साथ साथ में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अगर एसोसिएट होता है तो वो होता है 80s वाला राइबोसोम एसोसिएट होता है। नेक्स्ट कमिंग डाउन टू ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम जो होते हैं, इन राइबोसोम को अगर आप इन राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखिए क्या होता है, कोई भी राइबोसोम जो रहता है, हर एक राइबोसोम में सब यूनिट्स होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स, वन इज द लार्ज सब यूनिट एंड वन इज द स्मॉलर सब यूनिट। चाहे वो 70s हो चाहे 80s हो, हर राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना है। 70s पे अगर बात किया जाए, 70s पे अगर बात किया जाए तो 70s में 30s जो होता है ये स्मॉलर सब यूनिट होता है, 50s जो होता है ये लार्जर सब यूनिट होता है। गलती एक काम की बस ना करे, कभी इनको जोड़े ना। 50 3 80 होते हैं क्योंकि, तो इसको कभी जोड़िएगा मत, ये जोड़ने वाला सब नहीं है। ये जो S है ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या Swedberg's constant. And what is this S denoting? S signifies indirect measure of density and size। ये क्वेश्चन ओरिएंटेड लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, एनसीईआरटी की लाइन है। ये एस के ऊपर ध्यान रखेंगे, ये पार्ट यहां पर ध्यान रखेंगे। क्लियर ना। 80s ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है। अगेन इस पे आएगा 40s विच इज द स्मॉलर सब यूनिट एंड 60s विच इज द लार्जर सब यूनिट। अगेन स्ट्रिक्टली से डोंट एवर ऐड दीज वंस, 60 और 40 100 मत कर दीजिएगा। तो ये होता है। अब मैटर क्या कर रहा है, आप एक चीज सोचिए, पहली चीज ये समझिए कि ये जो आप यूनिट्स पढ़ते हैं 40 60 50 30, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर RNA है और इन्हीं के अंदर में प्रोटीन है। तो क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ RNA होते हैं?
नहीं होते। दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटीन होते? नहीं होते। ये दोनों ही अलग अलग टाइप के आरआरएनए से बने हुए हैं और वो आरआरएनए कौन बनाता है? अब ये सेक्शन आपको 12th से जोड़ देगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमको 70s के साथ देखना है। 70s के साथ यदि आप देखें तो 70s के साथ यदि आप देखते हैं तो देखिए 70s पे कैसे करें। 70s में 3 टाइप के आरआरएनए पाए जाते हैं। क्लियर? कौन कौन से टाइप? इनको अपन क्या करेंगे, 2 भाग में अलग अलग कर लेंगे। एक टाइप होता है, मैं 2 भाग क्यों कर रहा हूं वो समझिएगा। एक टाइप होता है 23S आरआरएनए, एक होता है 5S आरआरएनए, एक होता है 16S आरआरएनए। क्लियर? ये वाला 23 और 5 वाले ये बन जाते हैं लार्जर सब यूनिट में अलॉन्ग विथ कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन्स। 16S ये बन जाएगा अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स, दिस विल फॉर्म स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर? अब देखिए थोड़ी सी दिमाग पे आइए। न्यूक्लियोलस में कोई भाग डीएनए का है, इसी से आप बना रहे हैं क्या आरआरएनए। प्रक्रिया है क्या ट्रांसक्रिप्शन की। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जो ऑपरेट करता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक चीज मेरी बात को ध्यान से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये चीज इतनी मेंशन नहीं है क्लियरली। ये सभी टाइप 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, 16S आरआरएनए, बड़ा सब यूनिट छोटा सब यूनिट, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय ओनली one type of RNA polymerase. All these RNA in prokaryotes are synthesized by only one type of RNA polymerase. Clear? तो 70S जो है उस पर आप ध्यान रखिए, 3 टाइप के RNA होते हैं, 23S, 5S, 16S। 2 सब यूनिट बनेंगे, 23 और 5 बड़ा सब यूनिट, 16 वाला जो रहेगा वो छोटा सब यूनिट बनाएगा। 23 का रोल भी आप पढ़ेंगे आगे चल करके कि एक एंजाइम जैसा भी काम करता है। तो देखिए आरएनए एंजाइम भी बन गया तो राइबोसोम भी हो सकता है। हम आरएनए के ऊपर फंक्शन में आएंगे, आरएनए के ऊपर। तो और ये ध्यान रखें सारे जो रहते हैं वो एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से बनेंगे। बात आती है जब यूकैरियोट किया है, यूकैरियोट किया है तो यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम है? ATS टाइप का राइबोसोम है। यूकैरियोट्स में क्या क्या है? यूकैरियोट्स में 2 डिवाइड अलग फिर कर ले। 28S आरआरएनए, यहां 23 है, यहां 28 है। देन 5S आरआरएनए, एक्स्ट्रा एक आएगा 5.8S आरआरएनए, यहां 16 है, यहां आ जाएगा 18S आरआरएनए। ये बन जाएगा लार्जर सब यूनिट, ये बन जाएगा स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर? जो काम जैसे मैंने बताया कि 23S आरआरएनए राइबोसोम का काम करता है, यहाँ 28S की बात हम लोग करते हैं कि जो राइबोसोम का काम कर सकता है। और अगेन ये सब बनते अलग। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है क्या ये सारे एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से बनते होंगे? तो इस पर हमारा जवाब जो रहता है वो एक्चुअली ना रहता है। 28 18 और 5.8 ये 3 को उठा लेंगे अलग से, मतलब 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए एंड 5.8S आरआरएनए। ये तीनों जो रहेंगे ये बेसिकली ये तीनों जो रहेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा है ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज
कहीं ना कहीं एक डिवीजन ऑफ लेबर को सिग्निफाई करते हैं, सबका काम बटा हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम रहता है 28S बनाना, 18S बनाना, 5.8S, एक बच गया, दिस इज योर 5S। 5S आरएनए बनाना, 5S आरएनए जो है ये एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम होता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान देने की होती है कि यहां पर जो बातें आ रही हैं कि भैया ये सारे क्या किए। अब इसका देखिए फंक्शन की बात आते हैं। मैंने पहले बोला ये सारे क्या है, राइबोसोम का काम क्या है बेसिकली। राइबोसोम का अगर आप काम के ऊपर आते हैं, राइबोसोम के लिए याद रखिएगा दे आर दी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक, राइबोसोम इज पार्ट ऑफ ट्रांसलेशनल, वेरी इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसलेशनल मशीनरी। ट्रांसलेशनल मशीनरी का बहुत बड़ा भाग होता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए है क्या एक्चुअली, राइबोसोम की अगर बड़े यूनिट को ऐसा लिया जाए और छोटे यूनिट को ऐसा लिया जाए तो दो चीजें ध्यान देंगे। जैसे ये एमआरएनए है तो देखिए ये जुड़ गया छोटा यूनिट, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एमआरएनए फर्स्ट बाइंड्स विथ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अभी भी देखिए असेंबली तैयार नहीं हुई है। क्लियर? देन नंबर टू आता है, उसके बाद बड़ा यूनिट जुड़ेगा, तो उसके बाद बड़ा यूनिट जुड़ गया देखिए। क्लियर? अब ये ध्यान दें, लार्जर सब यूनिट जो होगा राइबोसोम का, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। If you go with the standard details, you will get 3 sites in the larger subunit of ribosome. But if you go with the NCERT, you will get 2 sites in the larger subunit. There is one called as P site and there is one called as the A site. तो हम ऐसा कोई इस पे काल्पनिक चीज को देखते हैं, ऐसी कोई 2 साइट होती होगी, एक को कहेंगे हम A साइट, एक को कहेंगे हम क्या P साइट। तो ध्यान दें बस इस बात पे कि राइबोसोम का रोल कहां से आता है। राइबोसोम सबसे अबंडेंट है। राइबोसोम का बेसिक काम है प्रोटीन ट्रांसलेशनल मशीनरी तैयार करना। राइबोसोम का बेसिक जो अगर देखेंगे दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम के काम में हमको दो चीजें ध्यान देनी चाहिए। राइबोसोम के जो 2 सब यूनिट्स होते हैं उनमें से जो छोटा सब यूनिट होता है वो एमआरएनए से सबसे पहले जुड़ता है इस प्रक्रिया के दौरान में, और दूसरी चीज जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होते हैं उनके पास 2 साइट्स होते हैं। वन इज द पी साइट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेप्टिडिल साइट एंड वन इज द ए साइट दैट इज कॉल्ड एज द अमीनो एसाइल साइट। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स तैयार होते हैं, पेप्टाइड चेन होता है, दैट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द पी साइट, और जो टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड इनकमिंग अमीनो एसिड्स रहते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द ए साइट। इतनी चीजें राइबोसोम के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।